नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से ऋण वितरण को लेकर तैयारियां की जा रही है। इस बीच ऋण वितरण मेले का आयोजन होगा। इस महीने के आखिरी में मेले का आयोजन होगा। ओडीओपी और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत टूल किट्स के वितरण को दी जाए। प्रत्येक दशा में 30 नवंबर तक टूल किट वितरण का कार्य पूर्ण किया जाए। प्रत्येक जनपद में वृहद रूप से रोजगार सृजन के लिए बनेगा रोजगार प्लान। यूपी से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक्सपोर्ट प्लान। नवनीत सहगल ने यह जानकारी दी है और राहुल श्रीवास्तव विशेष संवाददाता हमारे साथ में। राहुल, ऋण वितरण के साथ साथ टूल किट भी मुहैया कराई जाएंगी ताकि रोजगार का सृजन हो पाए। इसको लेकर क्या कुछ ज्यादा जानकारी आपके पास? देखिए, निश्चित तौर पर जो अपर मुख्य सचिव है खादी नवनीत सहगल, उन्होंने ये बताया है कि इस माह के अंतर एक भव्य ऋण मेले का किया जाएगा, जिसमें जो भी कारीगर है, जो खादी जुड़ा हुआ काम करते हैं, उनको इसमें टूल किट वितरण किया जाएगा। ओडीओपी जो सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, उसके तहत टूल किटों का वितरण किया जाएगा। 30 अक्टूबर तक ये टूल किट वितरण का कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं नवनीत सहगल की तरफ से। और प्रत्येक जनपद में एक वृहद रूप से रोजगार सृजन हेतु रोजगार प्लान बनाने का भी निर्देश दिया। कहीं ना कहीं रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जो सरकार का प्रयास है, उसी कदम में ये प्रयास किया जा रहा है नवनीत सहगल के द्वारा। उन्होंने तमाम दिशा निर्देश दिए अधिकारियों को। अच्छा, इसे लेकर जो लोग हैं उनमें कितना उत्साह नजर आ रहा है राहुल? देखिए, निश्चित तौर पर अभी तक जो पिछली सरकार थी उसमें उस तरह के जो कार्यक्रम था उसका आयोजन नहीं होता था। तो कहीं ना कहीं जो कारीगर है, जो मजदूर है, जिनको ऋण की मांग रहती है, उनको ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा टूल किटों का वितरण, तो कहीं ना कहीं काफी खुशी है ऐसे कारीगरों के अंदर, ऐसे मजदूरों के अंदर। इसको लेकर लगातार कई बार सरकार से मांग की गई थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार ऐसे लोगों को चिन्हित कर रही है। उनको ना तो रोजगार उपलब्ध करा रही है, बल्कि उनको जरूरी जो उपकरण है वो भी उनको उपलब्ध कराया जा रहा है। उसी क्रम में इस माह के अंत तक ये टूल किट वितरण करने का निर्देश दिया गया है नवनीत सहगल की तरफ से। चलिए, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। प्रत्येक दशा में 30 नवंबर तक टूल किट वितरण का कार्य पूर्ण किया जाए। सीएम योगी ने कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। गो आश्रय स्थलों पर एक कार्यक्रम का आयोजन करने के निर्देश हैं। 22 नवंबर को गोपाष्टमी के मौके पर कार्यक्रम आयोजित हो। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाए। पशु स्वास्थ्य परीक्षण का विशेष कार्यक्रम संचालित किया जाए। गौ आश्रय स्थलों में संरक्षित गौवंश का खुरपका मुंहपका के संबंध में टीकाकरण हो। गौ आश्रय स्थलों की व्यवस्थाओं को नियमित किया जाए और नियमित तौर पर व्यवस्थाओं की समीक्षा हो। यह निर्देश दिया है गोपाष्टमी के मौके पर जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, उससे पहले सीएम योगी के ये निर्देश हैं कि जो गौ स्थल है वहां की स्थिति बेहतर हो, उनके टीकाकरण का प्रावधान हो और बाकायदा गौ स्थल पर कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश भी सीएम योगी द्वारा दिए गए हैं। गौ आश्रय स्थल पर एक कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश हैं गोपाष्टमी के मौके पर। और बीजेपी ने पश्चिमी यूपी की क्षेत्रीय टीम घोषित की है। पश्चिमी यूपी क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल की टीम में 31 पदाधिकारी, 8 नए क्षेत्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। वेस्टर्न यूपी में 3 क्षेत्रीय महामंत्री किए गए घोषित। पश्चिमी यूपी में 8 क्षेत्रीय मंत्री बनाए गए हैं। एक क्षेत्रीय कार्यालय मंत्री का नाम घोषित किया गया है। एक क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष है, एक सह कोषाध्यक्ष है और क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी। पश्चिमी यूपी में 8 क्षेत्रीय सदस्यों के नाम की भी घोषणा हुई है। और वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सीएम ने स्वागत किया। यूपी सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाई है। जिनको मौका नहीं मिला उनको एक और अवसर दिया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग को निर्देशित किया गया है जल्द ही चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करें। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के फैसले को बताया है सही। शिक्षा मित्रों की ओर से दाखिल याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। नियुक्ति के दौरान कट ऑफ मार्क्स बदलने को लेकर यह याचिका थी। इसको लेकर अनुमति मांगी जा रही थी, लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में कट ऑफ मार्क्स का ये जो मामला है, इसमें हाईकोर्ट ने भी यूपी सरकार के फैसले को ही बरकरार रखा है और उस फैसले को सही बताया था। यूपी शिक्षा मित्र मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के मौजूदा कट ऑफ को सही बताया
और कोर्ट का कहना है कि फैसले में यह भी कहा गया कि सभी शिक्षा मित्रों को एक और मौका मिलेगा। दरअसल ये पूरा का पूरा जो मामला है वो 69,000 शिक्षकों का मामला है, उनके भविष्य का मामला है। एक तरफ शिक्षा मित्रों ने कहा कि कट ऑफ में कम में उनका जो नंबर है वो आना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ जो सरकार का फैसला था उसी फैसले को पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरकरार रखा। उसके बाद जो शिक्षा मित्र सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत उनको नहीं मिली, क्योंकि सरकार के फैसले को सही ठहराते हुए उस सूची को बरकरार रखने के आदेश हैं। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार के द्वारा 69,000 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में सरकार के पक्ष में फैसला दिया है। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले का स्वागत करता हूं और उन सभी अभ्यर्थियों को बधाई देता हूं जिनकी भर्ती का मार्ग इस फैसले के बाद प्रशस्त हुआ है। इस फैसले का दूरगामी परिणाम होगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का योगी सरकार का जो निर्णय था, जो प्रारूप था, उस पर मुहर लगाकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह साबित कर दिया है, यह संदेश दे दिया है पूरे देश को कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हर गांव, गरीब, मजदूर, किसान के बच्चे का अधिकार है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार काम कर रही थी। हम 69,000 में से 31,227 पदों पर माननीय न्यायालय के निर्णय के अनुसार ही भर्ती कर चुके हैं। शेष पदों पर माननीय न्यायालय का निर्णय प्राप्त होते ही शेष 37,000 से अधिक पद जो बचे हैं उनकी भर्ती की प्रक्रिया पूरी करेंगे। और माननीय न्यायालय ने जो शिक्षा मित्रों को जो न्यायालय की शरण में गए थे उनको अगली एक और भर्ती में जो अवसर देने का निर्देश दिया है उसमें भी हमको कोई आपत्ति नहीं है। अगली जो भी भर्ती होगी, नई भर्ती होगी, उस भर्ती में हम शिक्षा मित्रों को भी एक अवसर देने को तैयार हैं। प्रयागराज से बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी की पोती जोशी का निधन हो गया है और इसके बाद रीता बहुगुणा जोशी के परिवार को सांत्वना देने वालों का तांता भी लगा है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, राजनाथ सिंह समेत तमाम नेताओं ने प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी को फोन पर शोक संवेदनाएं व्यक्त की। सांसद के मीडिया प्रभारी अभिषेक शुक्ला ने एक विज्ञप्ति जारी कर बताया कि प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी की पौत्री किया जोशी के निधन पर दूरभाष पर वार्ता और आवास पर पहुंचकर संघ प्रचारक रमेश जी सहित कई नेताओं ने शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं और सांसद प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी और उनके बेटे मयंक जोशी को शोक संवेदना व्यक्त करते हुए ढांढस बंधाया। इस दौरान लखनऊ सहित विभिन्न जिलों से और प्रदेश से हजारों लोगों ने सांसद जोशी के आवास पर शोक संवेदनाएं व्यक्त की। दूरभाष पर लंबी वार्ता कर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सांसद जोशी को फोन कर शोक व्यक्त किया। सोनिया गांधी ने बातचीत की, काफी देर तक उनकी बातचीत होती रही। किया जोशी के निधन के बाद रीता बहुगुणा जोशी के परिवार पर कुछ लोग संवेदना व्यक्त करने के लिए पहुंच रहे हैं और कुछ लोगों ने फोन पर बातचीत के दौरान में संवेदना व्यक्त की हैं। राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत कई लोगों ने शोक संवेदनाएं व्यक्त की। और जौहर ट्रस्ट की संपत्ति विवाद पर सुनवाई एसडीएम कोर्ट में 23 नवंबर को सुनवाई होगी। आजम खान पक्ष के अधिवक्ता ने वक्त मांगा था। हाईकोर्ट में मामले का हवाला देते हुए यह वक्त मांगा गया था। एसडीएम कोर्ट में 23 नवंबर को होगी सुनवाई। आजम खान पक्ष के अधिवक्ता ने मांगा था समय। आज जो है वो 12.5 एकड़ से अधिक जमीन अधिग्रहण के मामले में एडीएम प्रशासन जेपी गुप्ता सर की कोर्ट में बहस होनी थी और पूर्व की तिथि में जो ट्रस्ट है उसके द्वारा 2 प्रार्थना पत्र दिए गए थे। एक प्रार्थना पत्र इस बाबत था कि आजम खान और तंजीम फातिमा सीतापुर जेल में बंद हैं, लिहाजा एडवोकेट कमिश्नर के जरिए उनका जो है बयान रिकॉर्ड कर लिया जाए जो साक्ष्य के रूप में पढ़ा जा सके। और दूसरा एक रिपोर्ट थी एसडीएम टांडा की जो उन्होंने डीएम रामपुर को भेजी थी और उसके जरिए जो शासन को भेजी गई थी उस रिपोर्ट को तलब करने का प्रार्थना पत्र दिया था। तो वो दोनों प्रार्थना पत्रों को ना सुन के पत्रावली बहस में लगा दी गई थी और जो 9/11 का आदेश हुआ था तो ट्रस्ट के तरफ से उनके अधिवक्ता रमेश पाठक ने एक प्रार्थना पत्र दिया आज और उनका कहना ये है कि ट्रस्ट जो है उस आदेश के विरुद्ध जो है माननीय उच्च न्यायालय चला गया है और वहाँ जाकर उन्होंने एक रिट याचिका दाखिल की है। लिहाजा
ऑनरेबल हाई कोर्ट में जो सुनवाई होनी है तब तक के लिए जो कार्रवाई में स्थगन कर दे दिया जाए, और 1 महीने के समय की मांग की थी, तो कोर्ट ने 23 तारीख जो है वो लगा दी है सुनवाई के लिए। अब 23 को सुनवाई है। और मैं देखिए, अब लखनऊ के अंदर क्योंकि नई कमान सौंपी गई है, नए पुलिस कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं, जाहिर सी बात है नई चुनौतियां उनके सामने हैं। इसके बाद उन चुनौतियों को लेकर उनका बयान, सोशल मीडिया एक चुनौती है, जनता को सुनना ही मेरी पहली प्राथमिकता है। डीके ठाकुर नए पुलिस कमिश्नर लखनऊ। सुजीत पांडे को हटाकर डीके ठाकुर को जिम्मेदारी सौंपी गई है। लखनऊ में शराब से हुई मौत के मामले में बोले डीके ठाकुर, अवैध शराब एक कुटीर उद्योग बन चुका है। सरकारी दुकानों पर भी मिलावट से जानहानि हो रही है। आबकारी विभाग से मिलकर इसे रोकने का प्रयास करेंगे। कच्ची शराब और अन्य जिलों में हो रही अवैध शराब तस्करी पर भी लगाम लगाएंगे। सोशल मीडिया एक बड़ी चुनौती है। अवैध शराब को लेकर भी उन्होंने बातचीत की, कहा कच्ची शराब और अन्य जिलों में हो रही अवैध शराब की तस्करी एक बड़ी चुनौती है, इस पर हम काम करेंगे। लखनऊ के नए पुलिस कमिश्नर ने कहा कि सोशल मीडिया एक चुनौती है, नई जिम्मेदारी सौंपी गई है डीके ठाकुर को। सुजीत पांडे की जगह अब उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। लखनऊ की बागडोर उनके हाथों में है। लखनऊ के अंदर क्राइम कंट्रोल में रहे, क्राइम का ग्राफ ना बढ़े, लोग सुरक्षित रहें, ये पूरी जिम्मेदारी नए पुलिस कमिश्नर की है। डॉक्टर वरुण उपाध्याय जोनल एडिटर हमारे साथ में है उत्तर प्रदेश। वरुण जी, नए पुलिस कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। नए पुलिस कमिश्नर के सामने बहुत सी चुनौतियां हैं, क्या उन चुनौतियों को समझते हुए आगे का कार्यप्रणाली उनकी तैयार है? अभी तो बंथरा में हुए जहरीली शराब कांड को लेकर ही पुलिस प्रशासन काफी चुस्त दुरुस्त है। इस मामले को देखते हुए ही डीके ठाकुर सबसे पहले वहीं जा रहे थे। हाँ। मगर वो रास्ते से ही लौट आए, क्योंकि एटीएस का प्रभार जिनके पास था उनका भी आज स्थानांतरण होने की वजह से आज काम का बोझ ज्यादा था। हालांकि इस बंथरा कांड में पहले ही काफी अधिकारी निलंबित किए जा चुके हैं, आबकारी विभाग से लेके पुलिस विभाग से लेके हुए हैं। इसके अलावा भी अपराध के मोर्चे पे निपटने के लिए लाया गया है इनको, ताकि ये कुछ अच्छा कर सके और अपराधियों का मनोबल डाउन हो। इसके पहले भी ये यहाँ रह चुके हैं, तो इनके लिए ये लखनऊ नया नहीं है। अच्छा वरुण, फिलहाल चुनौतियां क्या क्या हैं? अवैध शराब के साथ साथ पिछले कुछ दिनों में देखा है कि क्राइम का ग्राफ बहुत तेजी के साथ बढ़ा। उसी क्राइम को कंट्रोल करने के लिए और लखनऊ वासियों को सुरक्षित महसूस कराने के लिए ही कमिश्नरी सिस्टम को लागू किया गया था। लेकिन क्या सुजीत पांडे उसमें सक्सेसफुल नहीं रहे थे, जिसके बाद डीके ठाकुर को जिम्मेदारी सौंपी गई है? डीके ठाकुर चूंकि पहले भी यहाँ रह चुके हैं, तो यहाँ की बहुत सारी चीजों से वो पहले से भी अवगत हैं। और इधर बीच कुछ क्राइम के ग्राफ बढ़े हैं, कुछ मामलों खास तौर से चेन स्नैचिंग बढ़ी है, तमाम चीजें, तो उसको देखते हुए शायद डीके ठाकुर एक अच्छे विकल्प हो सकते हैं। यानी बेहतर तरीके से लखनऊ को समझते हैं, इसलिए डीके ठाकुर को बागडोर दी गई। और वैसे भी अब सर पर चुनाव है, क्या उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है? पंचायत चुनाव भी है, विधान परिषद चुनाव भी है। इन सब चुनाव को देखते हुए भी एक चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था की जरूरत थी। लेकिन डीके ठाकुर ने आते ही अपने तेवर दिखा दिए, आते ही चारों तरफ दौरे करने लगे। बंथरा आते ही पहले उनका बंथरा जाना ही ये साबित करता है कि वो चीजों को लेके काफी सजग है और अपराध पे नियंत्रण लगाने में वो शायद कुछ अच्छे साबित हों। चलिए, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। मऊ की बेटी वैष्णवी सिंह ने मिस इंडिया यूनिवर्स 2020 का खिताब जीता है। खिताब जीतने के बाद पहली बार मऊ पहुंची वैष्णवी सिंह का जोरदार स्वागत हुआ। वैष्णवी सिंह ने पंजाब के लुधियाना में इंपीरियल ग्लिट्स द्वारा आयोजित मिस इंडिया यूनिवर्स 2020 का खिताब जीता और जिले का नाम रोशन किया। वैष्णवी सिंह के पिता उनको डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन वैष्णवी सिंह मॉडलिंग की दुनिया में ही करियर बनाना चाहती थी। देखिए, पहला रिएक्शन मैं ये बोलूँगा कि एक बार हमारे पिताजी से गांव के कुछ लोगों ने पूछा कि आपका बेटा बहुत आगे चला गया है, आपको कैसा फील हो रहा है? तो पिताजी ने उनको जवाब दिया, भोजपुरी में जवाब दिया। मैं बताना चाहता हूँ कि बाबू, अगर लड़का के नाम से बाप जानल जाए तो इससे बड़ी खुशी कोई ना हो। सेम वही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि अगर बिटिया के नाम से लोग हमें जानते हैं, इससे बड़ी खुशी हमारे लिए। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है कि इतने लोगों ने मुझे बुलाया, इतने लोग आए मेरे सम्मान के लिए। सो थैंक यू सो मच सबको। कैसा सफर रहा यहाँ तक?
सफ़र तो काफ़ी कठिन था लेकिन मज़ेदार था, अच्छा था, मज़ा आया, जिसमें इंटरेस्ट था वो करने को मिला, तो और क्या चाहिए, सब कुछ सही था। और मऊ जनपद की लड़कियों से क्या आप हैं विशेष करके? क्या विशेषकर पूर्वांचल, ये कहें मऊ जनपद की लड़कियों को क्या आप करना चाहते हैं? लड़कियों को मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अगर मैं कर सकती हूँ तो सब कर सकते हैं, बस आप अपना कॉन्फिडेंस हाई रखिए, अपना एटीट्यूड सही रखिए और सब कुछ मतलब आप सारे अचीवमेंट्स अचीव कर सकते हैं। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। कल से 3 दिवसीय यूपी के दौरे पर हैं राधा मोहन सिंह। यूपी के बीजेपी प्रभारी नियुक्त किए गए हैं राधा मोहन सिंह। प्रभारी बनने के बाद कल उत्तर प्रदेश पहुंच रहे हैं। कल प्रयागराज पहुंचेंगे राधा मोहन सिंह। पार्टी संगठन की बैठक में लेंगे हिस्सा। राधा मोहन सिंह वाराणसी और मुरादाबाद भी बैठक में हिस्सा लेंगे। राधा मोहन सिंह के यूपी प्रभारी बनने के बाद प्रदेश बीजेपी में काफी उत्साह है। एक बड़े और कद्दावर नेता है राधा मोहन सिंह। यूपी की नब्ज को बखूबी समझते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रभारी उनको नियुक्त किया गया है। फिलहाल सर पर पंचायत चुनाव है, उसके बाद में विधानसभा का भी चुनाव है, विधान परिषद का भी चुनाव है। ऐसे में इन तमाम चुनावों के मद्देनजर एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है।